शहीद हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह कटोच, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ये वो बहादुर जवान थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 27 जनवरी 2015 को साउथ कश्मीर त्राल हंदूरा गांव में आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं उनके गांव खलैनी दुर्गा नगर में हूं और जो स्क्रीन्स पे आप लोग मेरे साथ जिनको देख रहे हैं वो शहीद हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह कटोच के फादर हैं, पिताजी हैं। आप शिक्षा विभाग में आपने काम किया और अब आप सेवानिवृत्त हैं। धर्म सिंह कटोच इनका नाम है। और सबसे पहले मैं अपने लोगों से और इस शहीद परिवार से, इस शहीद के परिवार से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे 7 साल लग गए इस परिवार तक पहुँचते पहुँचते। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के अपने लोगों से और इस परिवार से सबसे पहले इसकी माफ़ी मांगता हूँ। और इनके जो बहादुरी के किस्से हैं, इनके जो कारनामे हैं, आज हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैन, देन हिज फ्रेंड्स, हिज कलीग, they said that he was exceptionally a brilliant student. He was a very, very brilliant and intelligent student. He was an obedient son, loving husband, caring father, and above all these qualities he was a good human being. और इनकी बहादुरी के किस्से जो इनकी शहादत के बाद में जो सामने आए, क्योंकि परिवार को भी पता नहीं था कि ये एनकाउंटर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके लिए तो ये ऑफिस का काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिस के कामकाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने परिवार से भी वो चीज़ें छुपा के रखी। और इनकी शहादत के बाद इनको पता चला कि हमारा बेटा जो है वो एनकाउंटर्स में भी पार्टिसिपेट करता था, एनकाउंटर्स में भी अपनी फुल पार्टिसिपेशन देता। उसके बाद इनको अपने बेटे की बहादुरी के किस्से जो हैं वो पता लगे जब पुलिस डिपार्टमेंट ने एनकाउंटर्स की एक पूरी लिस्ट जो मेरे पीछे यहाँ पे लगी है, और सक्सेसफुल एनकाउंटर्स में, काउंटलेस एनकाउंटर्स में उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत में 27 जनवरी 2015 को वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज 28 जनवरी है और आज के दिन ही उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव में लाया गया और पंच तत्व में विलीन किया गया। अब आपसे मैं आपके बेटे के बारे में शुरुआत उनके बचपन से करना चाहता तो हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 27 जनवरी 2015 का वो दिन जब ये एनकाउंटर हंदूरा में स्टार्ट हुआ, उस दिन के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आप कहाँ थे, कब आपको एनकाउंटर के बारे में पता चला और कब उनके शहादत के बारे में आपको पता चला। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने अंतराल के बाद आपने तलाश करते करते हमारे घर का पता लिया। शायद हमारे और आपके घर के फासला तो दूर नहीं था, ज़्यादा नहीं था, मगर आपका रहन सहन ज़रा दूर होने के कारण आपको आज ही ये मौका मिला। धन्यवाद आपका। मैं क्षमा मांगता हूँ इसके लिए, इस देरी के लिए। अब 27 जनवरी 2015 की बात है जो आपने मुझसे जानना चाहा। ठीक 12:30 बजे मैंने उसको कॉल की। एक लैपटॉप जम्मू भेजना था किसी एसपी के लिए, एसपी साहब के लिए। तो मैंने कहा, मैं वो लेकर खलैनी गया था, 1 बजे गाड़ी आने वाली थी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ये भेज रहा हूँ, कहाँ देना है इस ड्राइवर ने। तो वहाँ से जवाब आया, नहीं आज रहने दो, ये फिर मैं बाद में बताऊँगा। अब कारण नहीं बताया क्या। उसके बाद कोई आधे घंटे के बाद एक खलैनी से उसके ही फ्रेंड ने उसको कॉल किया जी।
कुछ पूछा होगा हालचाल, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो उसने उधर से जवाब दिया था कि नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ काम में, तो बाद में करना फ़ोन। बस फिर उसके बाद हमारा और उसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं क्लैनी में ही था तो फ्लैश आ रही थी कि एनकाउंटर की। तो अमूमन रोज़ाना एनकाउंटर होते रहते हैं, मैंने लाइटली लिया और घर आया। टेंशन तो रोज़ाना होती थी, वो बात नहीं है, मगर हिम्मत भी थी। तो यहाँ गांव में आकर हाँ, मेरे एक रिलेटिव ने, जीजा ने फ़ोन किया शाम को कोई 7:30 के पहले, अभी 7:30 नहीं हुए थे। कहते उसका क्या हाल है, कहाँ है? मैंने कहा आपको क्या ज़रूरत पड़ी? मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा आज तक नहीं पूछा आपने उसका हाल, आज क्यों पूछ रहे हो? उनका भी एक लड़का इसी में है, IRP में। हाँ, मैंने कहा सीधी बात बताओ, बात क्या है? आज क्यों पूछा हाल? तो रोंगटे तो खड़े, ये टेंशन तो हो जाती है कि क्यों पूछा हाल। हाँ, अब उतना मैं नादान तो नहीं था। हाँ, घर में मैं और बस उसकी माता थे, बाकी उसका परिवार जम्मू में था। खुद उसने छोड़ा था 4-5 दिन, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। तो मैं अंदर बैठकर मैंने रेडियो लगाया। ये कश्मीरी खबरें 7:30 शुरू होती हैं, उसके शुरू में ही नाम बता दिए। यानी मैंने अपने कानों से सुना। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा फिर कुछ होता ही है जी। वो तो नॉर्मल बात है कि जब अचानक कोई ऐसा समाचार सुने। तो अब मैं और उसकी माँ बैठे हुए थे एक चूल्हे के पास, आग सेक रहे थे। तो मैंने सीधा कहा उसकी माँ कि ये बात हो गई है। कहा क्या? जब खुद सुना, मैंने कश्मीरी में, उसको समझ नहीं आई। तो मैंने तो वो पूरा समझ लिया। उसके बाद जब आवाज़ मेरी इधर उधर गई तो लड़के वगैरह जो महल्ले के थे, शायद महल्ले में पूरी जानकारी नहीं थी, पुलिस को होगी मगर कोई पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने खुद अपने, अब उसके बाद क्या होता है फिर वो जी। जी व्यूअर्स, शहीद हेड कांस्टेबल संजीव सिंह राणा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो मेरे पीछे आप ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए जो आपको दिख रहे हैं कि द लास्ट वर्ड्स ऑफ हीरो, इट वॉज माई ड्यूटी टू शूट द एनिमी एंड आई डोंट रिग्रेट इट, माई रिग्रेट्स आर फॉर द पीपल आई कुडंट सेव, सोल्जर्स, बडीज, इनोसेंट एट्सेट्रा। इन शब्दों में शहीद संजीव सिंह कटोच जी का एक समर्पण दिखता है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने बडीज जिनके लिए वो लड़ रहे थे उन एनकाउंटर में, उसके प्रति। दुश्मन की छाती में गोली मारना, और उसके लिए उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी, उनका धर्म था अपने राष्ट्र के लिए लड़ना। लेकिन जो रिग्रेट है, जो उनके दिल में जो चीज़ रह गई, वो ये कि वो अपने सोल्जर्स, अपने बडीज और इनोसेंट लोगों की और सेवा नहीं कर पाए। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इन शब्दों से ही हमें पता लगता है। और ये इनका व्हाट्सएप स्टेटस जो है, लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस, ये इन्होंने रखा हुआ था। उसके बाद वो शहादत को प्राप्त हो गए। जब उस घर में उस वक्त क्या माहौल होगा, ये तो अब इस पे ज़्यादा डिटेल पे तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने इनके दोस्तों से कल बात करना स्टार्ट किया खलानी में, तो एवरीबडी वॉज सेइंग दैट ही वॉज एक्सेप्शनली ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उन्होंने टीचिंग में भी अपना योगदान दिया। तो एज ए सन वो कैसे थे उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। और पुलिस की तरफ यानी कि बेल्ट फोर्स की तरफ उनका रुझान कैसे बना,
और उनके बहादुरी के कुछ किस्से जो आप सुना रहे थे कि अकेले काजीकुंड से लेके कहाँ तक अकेले पैदल सफ़र उन्होंने किया, और उनकी ब्रेवरी के कुछ किस्से अगर मैं जो मुझे उनके दोस्तों से पता चले कि एनकाउंटर जब भी होता था और वो जिस भी हालात में होते थे, जिस भी हालत में होते थे, जिस भी जगह होते थे, यानी कि जिस भी हालत में होते थे संजीव सिंह कटोच जी, वो उसी हालत में एनकाउंटर साइट पे पहुंच जाते थे। मतलब कि उनके शरीर पे, उनके तन पे कोई कपड़ा है नहीं है, पाँव में उनके शू है नहीं है, वो एनकाउंटर साइट पे नेक्स्ट मोमेंट पे हो जाते। दैट वाज द एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड द डेडिकेशन फॉर हिज ड्यूटी, फॉर द सर्विस टू द नेशन। ये बातें जो हैं उनके चले जाने के बाद पता चली, लेकिन इन पे और ज़्यादा रोशनी उनके पिताजी से बेहतर और कौन बता सकता है। या आप प्लीज़ उनके बचपन के बारे में, उनकी स्टडीज़ के बारे में और पुलिस में उनका ज्वाइन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं उसकी जो शराफत थी और उसके लिए उसका जो सच्चाई पर चलने वाला, बिल्कुल कभी धोखा देना या किसी को ठगना या कोई बुरे नशों में लत हो, उससे मैं आई वॉज हाईली प्राउड ऑफ हिम। बहुत ऑनेस्ट था। ऑनेस्टी का पता बचपन से ही बच्चे का लगता है जी। जब वो हमेशा सच बोलने की, चाहे वो उसका कसूर हो, सच बोला जी। तो यानी उसको उसका जो हम बिहेवियर था जी अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा था। जब उसने पहले कंप्यूटर में वो पीजीडीसी किया था जी। तो यहाँ लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती, मोबाइल वगैरह चोरी हो जाते थे जी। तो उसने वो अपने फ्रेंड्स के वो मोबाइल वगैरह ट्रेस करने में हेल्प करता था जी। वो तो रहा एक फ्रेंडशिप का सर्कल। उसके बाद जब वो टीचर के तौर पर यहाँ काम करता था तो कुछ सारा दिन वो पढ़ाने में मसरूफ़ रहता था, शाम को खाने के टाइम ही आता था। उसके बाद की बात, जब ये इसका बेल्ट फोर्स में जाने का जो चांस बना जी, वो बड़ा एक अजीब हुआ। ऐसे सब इंस्पेक्टर के फार्म निकले थे, वो उसमें फार्म भरा था, उसने फिजिकल हो चुका था, ग्राउंड टेस्ट वगैरह उसमें क्लियर था उसका। उसके बाद उसी दौरान आईआरपी के यहाँ पर भर्ती हुई जी। उसमें भी गया ऐसे आनंद फानंद, तो वहाँ सेलेक्ट हो गया जी। तो मैंने कहा रहने दो यार, इस धंधों में मत जाओ। कहते नहीं ठीक है, मैं टीचिंग करा के भी थक गया हूँ, जाता हूँ ज़रा थोड़ा लाइन बदल कर जी। ठीक है, गया। मैं उसके ट्रेनिंग के दौरान उसके वो सब इंस्पेक्टर के रिटर्न टेस्ट आए, मगर उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सका क्योंकि मौका नहीं मिला। वो ट्रेनिंग वो बिजी थे वहाँ पे। हाँ, ट्रेनिंग में वो बिजी थे अपने, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सका। तो कहता बाद में देखता हूँ, फिर वो चल पड़ा दूसरी लाइन में, सर्विलेंस में। उसको एसओजी वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, मगर कभी उसने भेद नहीं कहा कि ठीक है मैं ऑफिस में हूँ। खाना उसने अपना बनाना, कभी लंगर का खाना नहीं खाना, बिल्कुल नॉन वेज का टच नहीं करता था। घर में आकर नॉन वेज वगैरह खाता था, मगर बाहर बिल्कुल नहीं। तो वहाँ भी खाना उसने अपना बनाना। ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि उसको एक रूम था सर्विलेंस का, क्योंकि उसके फ्रेंड भी बोलते थे, फ़ोन करते थे कि ये अपना खाना बनाता है और अपना काम करता है। अब जितना समय वो घर आता था या तो बिल्कुल यहाँ आकर भी उसको खाने का टाइम नहीं होता था, फ़ोन लगा होता था। कभी कभी खाना ठंडा होकर दोबारा गर्म करना कभी कभी रह ही जाता था। वो अपने ही कंपनी में वहाँ से यानी कॉन्टेक्ट पर ही बिल्कुल टच में रहता था। तो मैं उसको कहता यार इतना क्या का खाने का टाइम तो रखो, तो कहता नहीं ये भी बड़ा ज़रूरी काम है। तो उससे उसकी जो हम देखते हैं कि जो डेडिकेशन थी यहाँ, तो वो बहुत अजीब थी। आधी रात तक वो फ़ोन लगे होते थे, ऑफिसर भी उसको बहुत चाहते थे। आर्मी के ये जितने भी वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर होते थे, सब के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। बहुत अच्छा निज़ाम था उनके साथ, तभी वो उसको बार बार अपने साथ ऑपरेशन में ले जाते थे जी। और जब 28 तारीख को उसका पार्थिव शरीर यहाँ घर पर आया, उनके साथी जो थे
तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि इसको ये कुछ होगा, जी क्योंकि ये इतना तेज था कि गोली, हम कहते गोली इसको नहीं छुएगी। जी हाँ, मगर जो बुरा समय आता है तो वहाँ गोली क्या, वो पत्थर से भी इंसान की ख़त्म हो जाता है। जी उन्होंने बताया कि ये अपने रूम में चाय पी रहा था, कर्नल साहब अपने रूम में वो भी बैठे हुए थे, उनको भी फास्ट था, मंगलवार का दिन था, जी उनको फास्ट था। तो उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया है कर्नल साहब ने, मगर खाया नहीं है। इसने इसको फ़ोन किया कर्नल साहब ने कि ऐसी ऐसी जगह है, वो जो सरेंडर करना चाहता है वो आया है, मगर वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। तो उसने कहीं देखा कि नहीं, वो घर में है। जी हाँ, वो घर में है। जी तो कर्नल ने कहा कि तैयार हो जाओ, मैं आया। जी कर्नल ही आया गाड़ी लेकर, उसके आधा कप चाय पी है, बिस्कुट एक खाया है, एक बिस्कुट आधा कप में पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो निकल पड़ा, कर्नल साहब आगे निकल पड़ा। आगे जहाँ वारदात की जो सुनाई उन्होंने, कहते हैं गेट पर उसके फादर को बुलाया गया, जो इनका ही ड्राइवर था। जी वैसो जी वहाँ इतराल में वो जी। ड्राइवर था, जी। उसको बुलाया। कहते हैं वो उसको, वो कहाँ है तुम्हारा लड़का? कहता है इधर ही है। यानी वो चाहता था कि सरेंडर सरेंडर कराना। करना। हाँ, वो बिल्कुल उसका फादर बहुत अच्छे से मजबूर कर रहा है कि इसको सरेंडर कराओ। तो वो रेडी हो गया। तो कहते हैं यूं ही वो अंदर से निकला, हाथ खड़े करके उसके पीछे से दूसरे ने फायर किए। कर्नल को पहले ही सर पर लगी, तो वो तो रह गई वहीं पर। तो अब आर्मी के साथी तो थे उनके साथ, कुछ सीआरपी के भी थे, मगर पुलिस वालों के इसके साथ नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्म नहीं कर सका था, एकदम थे इसके कहीं बाहर दूर थे। तो फिर इसको टांगों में कैसे लगी है वो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कि उसने जंप मारा होगा, उसको दोनों घुटनों पर फायर लगे। घुटने टूट चुके थे दोनों उसके। तो वो गिर गया है। फिर वहाँ से वो कैसे उसने अपने आप को संभाला है, उसने फ़ोन किया अपने साथियों को कि ऐसे ऐसे फटाफट गाड़ी लाओ, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। कहते हमने खुद उठाकर गाड़ी में डाला। कहते गाड़ी आस्ते चलाओ, मुझे पानी दो। तो कहते हमने पानी नहीं दिया कि ये जब तक पानी से कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अब पैंट जो लगी हुई थी, तो अब उसके अंदर नहीं देखा उन्होंने कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है। जी। तो हॉस्पिटल, कहते हम चले गए अपनी यूनिट में, उसको ले लिया हॉस्पिटल। तो कहते 1-2 घंटे के बाद सुनते हैं कि ही इज़ नो मोर। उसकी कहते हैरानी हुई हमें, कहते हमें यकीन नहीं था कि सब कुछ होगा, क्योंकि अच्छी बातें करते हुए, मतलब दिलेरी से, हिम्मत से बातें करते हुए वो हॉस्पिटल लिया गया। तो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव ब्लीडिंग से इसकी डेथ हुई। जी, बस इतना ही जानते हैं। जी जी। व्यूअर्स, उसी एनकाउंटर में कर्नल एम.एन. रॉय को भी शहादत जो है वो प्राप्त हुई, जैसा सर ने हमें बताया। अब लेकिन आपको ये चीज़ का कब पता चला कि हमारा बेटा एनकाउंटर्स में भी पार्टिसिपेट करता है? सर्विलांस, वो तो सर्विलांस सिस्टम में थे, लेकिन एनकाउंटर में एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसके बारे में पहले उसके बारे में तो हमें बाद में जब कागज़ घर में आए, जब ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देखी तब पता चला। अदरवाइज हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी। हालांकि ये जब घर आता था तो अपने बड़े सिस्टम के साथ आता था, हमें वो भी जानकारी नहीं। एक बार इसके सिरने में देखता हूँ रिवाल्वर, मैंने कहा ये बच्चों में खेलने वाला होगा। तो मैंने उठाया तो वो बाजूदार, मैंने कहा ये क्यों ला? ओ कहता ये आपने देख लिया इधर। कहता ये मुझे इशू होता है, हमें अपनी जान बचाने के लिए। जी। हाँ, तो कभी वो भी नहीं दिखाया, कभी मतलब अपनी कोई बहादुरी का कारनामा, कोई अपनी उस ऑपरेशन का कोई स्किल या बिल्कुल नेवर। हाँ, उसने कोई ये जाहिर नहीं किया। बिल्कुल वर्क एथिक्स को बिल्कुल फॉलो कर रहे थे वो। और व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ये उनके ऑपरेशंस की पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे लगी हुई है। और ये जितने ऑपरेशंस हैं इनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में, चाहे अरेस्ट करने में, सरेंडर करने में, जो संजीव सिंह कटोच जी थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा। अब
अगर हम बात करें एज ए फादर संजीव सिंह कटोच जी को एज ए फादर, अगर हम उनको देखते तो ही वॉज वेरी लविंग फादर टू। जिस टाइम पे उनकी शहादत हुई तो उस टाइम पे उनका एक बेटा और जो उनके वाइफ हैं, तो एज ए फादर उनके रोल को आप कैसे देखते हैं कि हाउ योर सन वाज एज ए फादर? ये जनवरी के 4-5 तारीख को वो घर आया था जी। मेरे छोटे भाई को एक पोता हुआ था, उसका वो एक होता है संस्कार पहले वो जी। उसमें वो शामिल होने के लिए घर आया। तो हम यहाँ से पूरा परिवार जम्मू गए। जम्मू से हम रात में जाकर उधमपुर ठहरे। ये जाकर अपने एक रिलेटिव था वहाँ गया बच्चे लेकर। आधी रात को उस छोटे बच्चे ने कहा नहीं दादू के पास जाना, दादू के पास। आधी रात को वो वापस आए, मजबूर हुआ तो वहाँ से वो दूसरे दिन हम जाकर वो फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद 2 दिन हम जम्मू रहे। 8 तारीख को वापस आए। 9 तारीख को मैंने कहा यार अब लोहड़ी है घर में, तो कहते नहीं लोहड़ी तो है मगर काम बहुत ज़रूरी है, तो हम 28, 29, 30 को तक घर आ जाएंगे, छुट्टी आएंगे। तो बच्चे के साथ जितना उसको प्रेम था, यानी ऐसे जो खेलना खिलाना उसको, तो उस बच्चे को सारा याद था। मगर बच्चे को 2-3 साल तक कोई जानकारी नहीं मिली कि वो क्यों नहीं। वो सिर्फ रोज़ाना कहा था कि वो मेरे पापा क्यों नहीं आते हैं घर, मेरे पापा घर क्यों नहीं आते हैं। हमने उसको APS नगरोटा में एडमिशन दिलाई हुई थी। तो वहाँ फिर अचानक किसी ने कहा नहीं आपके पापा नहीं आएंगे, वो ऐसे ऐसे। हम उसको 2-3 साल तक यानी धोखा देते रहे कि वो आएगा, छुट्टी नहीं मिल रही है, बाहर गया है, ये है। तो फिर उसको बहुत लेट पता लगा कि ये नहीं रहे। आज उस बच्चे की कितनी उम्र है? आज वो 5th में पढ़ रहा है। अब वो 10 ईयर्स का है। जी। हाँ जी। आपके बेटे संजीव जी, वो तो बायोलॉजिकली आपके बेटे हैं, लेकिन शहादत के बाद अब वो पूरी कौम के बेटे हैं। और आपसे मैं चाहूँगा कि ये जानना चाहूँगा कि अब जैसे सरकार ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को जो मार्टियर्स लोग हैं, जो शहीद हैं, उनके नामों पे रखने का एक पूरा इनिशिएटिव चलाया है, तो क्या आपके गांव के लोगों ने, आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ से वाकिफ़ करवाया कि इस एरिया से भी ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति निछावर वो अपने प्राण किए हैं, उनके नाम पे भी अगर जिस स्कूल से वो पढ़े हैं, जिन स्कूलों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और जिन टीचर्स के अंडर उन्होंने ये ऐसे संस्कार लिए, जिन पेरेंट्स के अंडर उन्होंने ऐसे संस्कार लिए, उनके नाम पे उस स्कूल को रखा जाए, ऐसा प्रपोजल या ऐसा कोई चीज़ आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा? ऐसा हुआ। ये जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक गांव को पूछा जी, तो यहाँ से एक रेजोल्यूशन ये पंचायत की तरफ से, गाँव की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने उधर से कहा था कि हायर सेकेंडरी के बारे में आप रेजोल्यूशन दे दो। दिया रेजोल्यूशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने एक कंसेंट मांगी। उसके बाद उन्होंने बार बार वो लेटर मांगते रहे, देते रहे हम कि यानी कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ का। तो जब ये एक पहली लिस्ट निकली तो उसमें नाम नहीं था, तो हम भी किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाले नहीं। भावना ऐसी नहीं कि आप मैं मांगूं कुछ और आप दो। तो उसके बाद आज चंद दिन पहले, कोई मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले की बात है, डोडा DC ऑफिस से किसी का फ़ोन आया। बाद में पता चला कि वो कोई तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, कौन थे। उन्होंने कहा नहीं जी हायर सेकेंडरी के लिए नहीं हो सकता है, आप कहो GPS खिलाने के लिए। मैंने क्यों जी? मैंने कहा मुझे रीज़न बताओ। कहते नहीं कुछ ऊपर से हदायत है। मुझे वो रिटर्न दो, क्या हदायत है, क्यों है, क्या किसी मार्टियर की कोई कैटेगरी देखी जाती है, या उसकी कोई क्वालिफिकेशन देखी जाती है, या उसका कोई रैंक देखा जाता है।
तो वो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा जो बोल रहे हैं जीपीएस के लिए, मैंने कहा वो अपना नाम लिखा दें जीपीएस में जी। तो मैंने कहा हमें कहते वो कान हाल में लिखाएंगे, बिजारी में लिखाएंगे। मैंने कहा फिलहाल जो जहाँ पढ़ा है वो पैदा यहाँ हुआ है, इसी स्कूल में पढ़ा है, इसी चीज़ के लिए पहले आपने रेजोल्यूशन मांगा। तो मैंने कहा नहीं, इसके कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, मैंने कहा वो अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो लिखा दें। मैंने गुस्से में ये कहा, क्योंकि मुझे इतना क्रोध आया कि भाई ये मुझे जीपीएस में क्यों लताड़ रहे हैं। तो ये हमारा ये रिजेंटमेंट है इस बारे में। ये किस कारण से हुआ, मैं तो खैर अभी आगे कॉरस्पॉन्डेंस मैंने अभी शुरू नहीं किया है, करना है, उस बारे में पूछेंगे एमएच को, ये वो लेटर लिखेंगे क्या कारण है, किस कारण से ये इससे मतलब वंचित किया गया। जी जी। व्यूअर्स, शहीद संजीवन सिंह कटोच एक्सेप्शनली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तो थे ही थे, लेकिन एक डेडिकेटेड, ये अपने ड्यूटी के लिए कितने डेडिकेटेड थे, उनके फादर से भी आपने ये चीज़ सुना। अब ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ही वाज गिवन प्रमोशन 2 times फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विसेज, जो इन्होंने अपने छोटे से इस टेनर में, सर्विस के इस टेनर में अपने डेडिकेशन से और अपने इंटेलिजेंस से, अपने उस पूरे के पूरे समर्पण से 2 time इन्होंने प्रमोशन जो है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है इनको मिला, और उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जितने पीछे आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, और शौर्य चक्र से ये सम्मानित हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और ऐसा नहीं है कि एक बेटे की शहादत देने के बाद ये परिवार पीछे रहा, नहीं, इनका छोटा बेटा भी आर्मी में अपनी सर्विसेज को देते रहे वो, और आज वो आर्मी से रिटायर होके वापस आ चुके हैं। तो इस परिवार का देश की सर्विसेज में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको कुछ वापस नहीं दे सकते, इसकी किसी की भी कोई इतनी औकात नहीं है कि जो इनके बेटे ने जो किया है उसके बदले में कोई चीज़ उनको दी जा सके। लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, जिस स्कूल में उनका बचपन बीता है, उस स्कूल को, उस हायर सेकेंडरी को अगर उनके नाम से रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और इस पूरे गांव की तरफ से इस मातृभूमि के इस लाल के लिए। आज मुझे पता था कि आज 28 जनवरी है और आज ही उनके पार्थिव शरीर को गांव में लाया गया था। तो मैं चाहता था कि इस चीज़ को कभी भी मैं मिस ना करूं, और इस चीज़ को हम हर साल जो है बड़े भव्य रूप में उनको हम श्रद्धांजलि पेश करें। और क्या ऐसा आपने भी कोई चीज़ रखा है कि इनके शहीदी दिवस पे कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनके स्कूल में या गांव में या किसी तरीके से उनको याद किया जाए, और वो जो भावना है जिसके लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, उसका प्रवाह जो है वो आगे आने वाली यंगर जनरेशन में भी रहे? धन्यवाद आपका। ये हम 27 जनवरी को थोड़ा सा जी कार्यक्रम रखते हैं घर में जी, मगर उससे पहले ही 26 जनवरी को ही हमारे गांव के नौजवान जितने तबका जमा होकर वो एक फ्लैग होस्ट करते हैं इस टावर पर जी, और नारे लगाते हैं जी, श्रद्धांजलि पेश करते हैं जी। इस बार भी बहुत शान और शौकत के साथ, पहले तो वो रिपब्लिक डे का जो फ्लैग होस्टिंग होनी थी वो हुई, उसके बाद उन्होंने हमारे बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, वो साथ में सरपंच हमारे और दूसरे गांव के, वो शामिल होकर उन्होंने वहाँ झंडा चढ़ाया और एक श्रद्धांजलि अपनी तरफ से पेश की जी। और आज 26 तारीख को, 27 को घर में कार्यक्रम थोड़ा सा चलता है जी। जो अपनी विधि से। तो ये तकरीबन हमारे नौजवानों ने ये फैसला किया कि हम 26 तारीख को ही हर साल ये मनाया करेंगे जी। तो 27 भी मतलब घर में। हाँ जी जी। व्यूअर्स, ये वही गांव है जिसकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। वो टावर पे वो जो ध्वज जो है तिरंगा लहराया गया था, मैं उसके शॉर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा इसमें। तो
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। और ये आपका बेटा जो है ये प्रेरणा है पूरे गांव के लिए और सब लोगों के लिए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ करके दिखाया और अपने मातृभूमि के लिए अंत में अपने प्राणों की परवाह किए बिना इन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि इस जीवन काल में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सब उनको करने का मौका मिला और बड़े कम लोगों को कुछ करने का चांस मिलता है लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं एक और एक बात सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, ये please। कोई मेरे ख्याल में 15 दिन के बाद जी एक फ़ोन आता है। जी तो मैंने हेलो हेलो किया, कहते मैं राजकुमार हूँ। हाँ, ये जी डीजीपी नहीं, तो राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। मैंने कहा कौन जी, कौन राजेंद्र कुमार? तो कहते मैं डीजीपी। हाँ, ओ सॉरी, मैं फटाफट बाहर निकला। मैंने कहा जी ओहो सॉरी, मैं नहीं पहचान सका। कहते नहीं, मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था, पुंछ लगाया था, ठीक लगाया था, मगर उसकी ही रिक्वेस्ट पर मैंने उसको दोबारा वहाँ भेजा। तो मुझे बहुत दुख है, ये है वो कुछ जो बोलना था मैंने कहा पहले तो ये हमारा बेटा था, जब तक हमारा था तब तक हमारा। बिल्कुल। जब उसने ऐसा काम किया आपके आदेश पर, देश के लिए किया, हमें तो कोई जानकारी उस दिन भी मुझे जानकारी नहीं थी कि न इन एनकाउंटर्स की न इन सर्टिफिकेट्स की। हाँ, तो मैंने कहा ये तो देश का ही बेटा था जिसके निगहबान आप थे। तो मैंने कहा धन्यवाद आपका। कहते मैं फिर कभी जब डोडा आऊँगा। खैर आए नहीं, मगर कहना भी बड़ा होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल इसकी सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, ये जानता था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई जी। हाँ, तो ये धन्यवाद आपका जो आपने ये थोड़ा सा दृश्य एक नया ताज़ा कर दिया मेरे मन में भी, और दूसरे लोगों को सुनाने का भी मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू।